नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। सोने से पहले जाग जाइए, अपनी आवाज को अंजाम तक पहुंचाने के लिए घंटी बजाइए। तरीका और घंटी बजाने का नंबर स्क्रीन पर आप लगातार देखेंगे। आज आपको घंटी बजानी है देश के उस सिस्टम की जिसने किसानों के लिए खेती को सांप के गले में छछूंदर बना दिया है, जिसे वो न निगल पा रहे हैं न उगल पा रहे हैं। आज हम तमिलनाडु पहुंचे हैं उन किसानों की पीड़ा से आपको वाकिफ कराने के लिए जिन्हें आपने दिल्ली के जंतर मंतर पर देखा। पर उससे पहले आपको बता दें कि घंटी बजाओ शो का बहुत बड़ा असर हुआ है। हमारे शो का सबसे बड़ा इंपैक्ट रोहिंग्या मुसलमानों पर लगातार हम आपको अपडेट दिखाते रहे हैं। किस तरीके से रोहिंग्या मुसलमानों को अब हटाया जाएगा वो भी हम आपको बताएंगे। आज आपको किसानों के जंतर मंतर पर आंदोलन के अलावा जो सबसे बड़ी खबर हम दिखाने वाले हैं वो है आज रोहिंग्या मुसलमानों की खबर। रोहिंग्या मुसलमानों को आपकी कोशिशों से सरकार जाग गई है, वहां से हटाएगी। बड़ी खबर है, पहले उस खबर को देख लें, फिर किसानों की बात। हमने आपको लगातार दिखाया जम्मू से रोहिंग्या मुसलमान अब हटाए जाएंगे। हमारी खबर का असर हुआ है, घंटी बजाओ शो की खबर का बड़ा असर हुआ है। अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या मुसलमानों को सरकार हटाएगी। से बाहर निकलते जम्मू कश्मीर के ये वही बड़े अफसर हैं जिन्हें अंदर हुई अहम बैठक में निर्देश मिला है कि जम्मू में अवैध तरीके से रहने वाले रोहिंग्या मुसलमानों को अब रणनीति के साथ हटाया जाएगा। अवैध रूप से बसे रोहिंग्या मुस्लिमों पर विदेशी नागरिकता कानून के तहत कार्रवाई भी हो सकती है। आपको बता दें 3 फरवरी को एबीपी न्यूज के शो घंटी बजाओ में सबसे पहले संवाददाता अजय बाचलू ने अपनी रिपोर्ट में दिखाया था कैसे जम्मू में 10,000 से लेकर 12,000 रोहिंग्या मुसलमान अवैध रूप से आकर बस गए हैं, जो पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई के इशारे पर कभी भी देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकते हैं। रोहिंग्या मुसलमानों पर एक्शन के लिए दर्शकों ने 1 लाख से ज्यादा मिस्ड कॉल दी थी। घंटी बजाओ शो के दर्शकों की ये बड़ी कामयाबी है। घंटी बजाकर राष्ट्र निर्माण की कोशिश ने देश को बड़े खतरे से बचाया है। इस पर बात करेंगे। दिल्ली से राजन सिंह हमारे साथ है, जम्मू से अजय बाचलू हमारे साथ हैं। अजय, लगातार आपकी रिपोर्ट घंटी बजाओ में दिखाई जाती रही और अब उसी का असर हुआ है कि रोहिंग्या मुसलमान जो अवैध रूप से रह रहे थे हटाए जाएंगे। जी बिल्कुल अनुराग, रोहिंग्या मुसलमानों की खबर न सिर्फ जम्मू के लिए बल्कि देश के लिए खतरा बन चुकी थी। और जैसे ही हमने इस खबर को अनुराग फॉलो किया तो सबसे चौंकाने वाले तथ्य जो एबीपी न्यूज़ के सामने आए उसमें यह था कि ये जो रोहिंग्याई मुसलमान यहाँ पर अवैध रूप से रह रहे हैं, इनके पास से प्रशासन को जम्मू कश्मीर के नागरिकों को जो परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट यानी पीआरसी दी जाती है, वो पीआरसी तक इन रोहिंग्या मुसलमानों के पास से बरामद हुए, जो कि अपने आप में बड़ा खतरा इसलिए भी है क्योंकि इसी पीआरसी के आधार पर इन रोहिंग्या मुसलमानों ने यहां पर अपने आधार कार्ड, यहां पर अपने वोटर कार्ड, यहां पर अपने राशन कार्ड लिए थे और जमीनें तक खरीदी थी, घर तक बनाए थे। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसियों के लिए चौंकाने वाले तथ्य थे। इस तरह के दस्तावेज जो कि सिर्फ जम्मू कश्मीर के नागरिकों को मिलने चाहिए, वो इन तक कैसे पहुंचे। साथ में लगातार आईबी और रॉ के रडार पर ये लोग हैं क्योंकि इन लोगों की जो आर्थिक स्थिति है इतनी सही नहीं है कि ये खुद से कोई काम करें, बल्कि इन्हें जो है कुछ एनजीओज मदद करती हैं, जिनका हमने एबीपी न्यूज में खुलासा किया है। बिल्कुल सही कहा अजय, आपने हमारे साथ राजन सिंह भी हैं। राजन सिंह विधानसभा में खुद जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने बताया कि 38 ऐसे रोहिंग्या मुसलमान अवैध रूप से जो रह रहे हैं, उनमें से 38 ऐसे हैं जिनमें से 17 एफआईआर जिन पर दर्ज की गई हैं। आप दिल्ली में इस खबर को फॉलो कर रहे थे, क्या खबर है? देखिए, जो घंटी बजाओ में इस खबर को दिखाई गई उसके बाद न सिर्फ जम्मू कश्मीर में बल्कि दिल्ली में भी सत्ता के सबसे बड़े स्तर पर हड़कंप मचा है। और आज जिस तरीके से बैठक बुलाई गई, केंद्रीय गृह सचिव राजीव महर्षि ने
जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ बैठक की और उसमें यह तय किया गया है कि आखिर जिस तरीके से पिछले 5 से 10 साल के अंदर ही इतनी बड़ी संख्या में इतनी दूरी से आकर म्यांमार से आकर रोहिंग्या मुसलमान कैसे बस गए हैं, इसकी जांच होनी चाहिए और साथ ही बाकायदा एक एफिडेविट दायर किया जाएगा जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में, जहां पर यह मामला चल रहा है और वहां पर यह मांग की जाएगी कि क्योंकि ये गैर कानूनी तरीके से भारत में रह रहे हैं और भारत में कोई शरणार्थियों की नीति नहीं है, तो इन्हें देश से बाहर करने के लिए अदालत आदेश दे ताकि मानवाधिकार का कोई मामला न उठ सके। लेकिन सरकार में यह तय किया गया है कि इन रोहिंग्या मुसलमानों को जम्मू कश्मीर से बाहर किया जाएगा और इसके लिए फॉरेनर्स एक्ट का सहारा लिया जाएगा। अनुराग, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे इस जानकारी के लिए राजन सिंह, आपका भी, अजय बाचलू, आपका भी यही मकसद होता है हमारे शो घंटी बजाओ का भी। आपने भी घंटी बजाई अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ और आपकी बजाई घंटी का देख लीजिए कितना बड़ा असर हुआ है। आगे बढ़ेंगे और अब वो खबर जिसके लिए आपको दम लगाकर घंटी बजानी है, क्योंकि यह मुद्दा देश के उन किसानों से जुड़ा है जिनके मुंह में सिस्टम की संवेदनहीनता ने सांप रखने को मजबूर कर दिया। किसानों को यूं अपने मुंह में मरा हुआ सांप दबाकर प्रदर्शन करना पड़ रहा है, क्यों? देश के किसानों को पिछले 20 दिन से कर्ज के कारण जान देने को मजबूर हुए किसानों का नरमुंड लेकर यूं प्रदर्शन करना पड़ रहा है, क्यों? जिस किसान को अपने खेत में होना चाहिए, जिस किसान को अपने परिवार के साथ होना चाहिए, वो हजारों किलोमीटर दूर चलकर दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रहा है। लेकिन आखिर क्यों? पिछले 20 दिन में बीजेपी के नेताओं से लेकर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी तक, सितारों से लेकर तमिलनाडु के दूसरे नेताओं तक इन किसानों से मिल रहे हैं, लेकिन किसानों का ये प्रदर्शन खत्म नहीं हो पाया। आखिर क्यों? इन तस्वीरों को देखकर हो सकता है आप सिहर गए हों, हो सकता है कि आप कहें कि ये क्या मजाक है, हो सकता है कि आपने रिमोट ढूंढना शुरू कर दिया हो कि इसे नहीं देख पाएंगे। लेकिन दिल दहला देने वाली और इंसानियत को झकझोर देने वाली ये तस्वीर आज आप जरूर देखिए, अपने बच्चों को जरूर दिखाइए, क्योंकि आज आपको पता चलेगा देश के किसान को मरा सांप मुंह में क्यों रखना पड़ा। देश का किसान नरमुंड लेकर प्रदर्शन क्यों कर रहा है, देश के किसान को जंतर मंतर पर क्यों बैठना पड़ा है। दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले 20 दिन से किसान धरने पर बैठे हैं, रोज प्रदर्शन के नए तरीके अपनाते हैं, कभी फांसी लगाकर दिखाते हुए, कभी नरमुंड गले में टांग कर, मरा हुआ सांप भी मुंह में रख चुके हैं। सांप मरा हुआ है लेकिन मुद्दा जिंदा है। यह मरा हुआ सांप प्रतीक है कर्ज के उस बोझ का जो किसानों की जान ले रहा है। यह मरा हुआ सांप दम तोड़ चुकी सरकारी नीतियों का बोध कराता है। यह मरा हुआ सांप सिस्टम की उस संवेदनहीनता को दिखाता है जिनके लिए किसान सिर्फ चुनाव जिताने वाला वोट बैंक है। इसीलिए आज आपको किसान को जंतर मंतर पर बैठाने वालों की घंटी बजानी है। देश के तमाम न्यूज चैनल्स ने आपको इन किसानों की बात जरूर दिखाई और सुनाई होगी, लेकिन सिर्फ दिल्ली से। आज एबीपी न्यूज आपको दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे किसानों के घर ले चलेगा। आज आपको दिखाएगा दिल्ली में अगर किसान नरमुंड लेकर मरे सांप के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं तो उसकी असली वजह दिल्ली से 2600 किलोमीटर दूर तमिलनाडु में है, जहां किसानों के घर में अब भी आंसू बह रहे हैं।
सकता है आज आपको इनकी भाषा समझने में दिक्कत हो, लेकिन आज एबीपी न्यूज खेत में हार चुके किसान को भाषा के स्तर पर अपनी लड़ाई नहीं हारने देगा। हमें भरोसा है कि किसान का दर्द उसकी आंखों के जरिए आप समझ जाएंगे। देश भर में 2/3 खेती बारिश की मोहताज है और सूखा भी कोई नई बात नहीं, लेकिन जब जब किसानों का मुद्दा उठता है, राजनीतिक पार्टियां अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए पहुंच जाती है। और यही तस्वीर दिल्ली के जंतर मंतर पर भी देखी जा रही है, जहां किसानों के प्रदर्शन में राजनेता तो अपनी राजनीति करने पहुंच रहे हैं, लेकिन समाधान मिलता नहीं दिख रहा। जी हां, हम बात कर रहे हैं तमिलनाडु के उन किसानों की जो पिछले 3 हफ्तों से लगातार जंतर मंतर पर चाहे दिन हो या रात विरोध प्रदर्शन में जुटे हुए हैं। तमिलनाडु को राइस बाउल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, लेकिन आखिर क्यों इस राइस बाउल में किसान आत्महत्या कर रहे हैं? एबीपी न्यूज संवाददाता पिंकी राज पुरोहित तमिलनाडु के कावेरी डेल्टा क्षेत्र के उन गांवों में आज पहुंची हैं, जहां कावेरी नदी सूखने के कारण किसान की फसल बर्बाद हुई और देश का अन्नदाता जान देने लगा। जैसी ये तस्वीर तिरुवरूर जिले के किसान नटराजन की है। 5 एकड़ जमीन पर खेती के लिए 1.5 लाख का कर्ज नटराजन ने लिया था। फसल सूखे में बर्बाद हो गई। अब नटराजन की फोटो घर में टंगी है। नटराजन ने 23 दिसंबर को अपने खेत में दम तोड़ दिया। காலையில் எழுந்திரிச்சு வாக்கிங் போகிறது மாதிரி போனவங்க தான் ரொம்ப உடம்பு முடியாமல் அப்படியே மயங்கி வந்துட்டோம். வேற ஒன்றும். எத்தனை ஏக்கர் பூமி உங்களுக்கு இருக்கு? அப்புறமா வந்து அதில் என்ன நீங்கள் அது அரிசி பண்ணுவாங்களே அதை பற்றி சொல்லுங்க. 5 ஏக்கர் நெல் சாகுபடி 5 ஏக்கர். सूखे ने तमिलनाडु के किसान को किस कदर हताश किया है कि किसान तो मर गया और घर वालों की आंखों में बहते आंसू छोड़ गया। साड़ी के पल्लू से आंसू पोंछती ये आरोग्या मेरी हैं। फसल बर्बाद होने के कारण खुदकुशी कर चुके किसान अलगेसन की पत्नी। फसल बर्बाद हुई तो घर में एक मुट्ठी चावल नहीं आया। कर्ज ने किसान अलगेसन का गला घोंट दिया। நாங்கள் வருஷம் எப்பொழுதும் நாங்கள் சாகுபடிக்கு தான் பிடிச்சோம். ஆனால் எங்களுக்கு சொந்த நிலம் கிடையாது. சாகுபடிக்கு பிடிச்ச நிலம் தான். அதில் வந்து நாங்கள் 2 ஏக்கர் சாகுபடி பிடிச்சி சாகுபடி பண்ணியிருந்தோம். ஆனால் வருஷம் நல்லா விளையும் தான். ஆனால் இந்த வருஷம் வந்து தண்ணி வராததுனால எங்கே பார்த்தாலும் முளைக்கவே இல்லை. எதுவே வந்து எங்கள் வீட்டில் வந்து எங்கள் வீட்டுக்காரங்க தினந்தோறும் வந்து விதப்பு தெளித்தோம், கடன் வாங்கி செஞ்சோம், பிள்ளைங்கள படிக்க வைக்கணும். तमिलनाडु के किसान की हालत कितनी बुरी है इसका अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक 2011 से 2015 तक 5 साल में तमिलनाडु में 2728 किसान आत्महत्या कर चुके हैं। हर महीने तमिलनाडु में 45 किसान खुदकुशी करने को मजबूर हुए हैं। अक्टूबर के बाद से रोज 2 किसान तमिलनाडु में जान दे रहे हैं। अक्टूबर से अब तक 254 किसान तमिलनाडु में सुसाइड कर चुके हैं। उन्हीं 254 परिवारों में से एक किसान गोविंद राज का भी परिवार है। तमिलनाडु के तिरुवरूर के आडूर गांव में उनकी पत्नी राजलक्ष्मी पति की तस्वीर लेकर आज भी रो रही हैं। किसान गोविंद राज ने फसल बर्बाद होती देख कर्ज का बोझ अपने सिर पर होने के कारण खेत में ही जहर खा लिया था। அதே மாதிரி வருஷம் அப்படி போட்டு சாவடி நட்டமாகிட்டு இருந்தேன். பங்குக்கு போனவங்க மறுபடியும் திரும்பி வரல, வயலே இறந்துட்டாங்க. நாங்கள் மாதமாக இருந்ததுனால ஆஸ்பத்திரிக்கு அழைச்சிட்டு போயிருந்தோம். குழந்த பிறகு அதுங்க அங்கே ஆஸ்பத்திரி இருந்த மூலியம் தான் எங்களுக்கு தெரிஞ்சு, போலீஸ் மூலியமாக தான் எங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சு। एबीपी न्यूज संवाददाता पिंकी राज पुरोहित जब आपके लिए ये रिपोर्ट तैयार कर रही थी तो कई किसानों ने उनसे दावा किया कि खुदकुशी के लिए मजबूर हुए किसानों को हिंदू रीति रिवाज से जलाने की जगह उन्हें दफनाया जा रहा है ताकि सबूत के तौर पर किसान का कंकाल रहे। परिवार चाहते हैं कि कहीं किसानों का मुद्दा सियासतदानों की निगाह में मुर्दा ना बना दिया जाए। यानी इतनी बुरी हालत में जी रहा है हमको आपको अन्न देने वाला अन्नदाता, जहां या तो किसान दम तोड़ रहा है या उसका परिवार टूट रहा है। पिंकी राज पुरोहित जब तिरुवरूर जिले के ही अक्रिकोमल गांव पहुंची तो किसान कर्णन मिलते हैं। कर्णन अपनी पत्नी की तस्वीर खोल रहे हैं जिन्होंने 18 जनवरी को खुदकुशी कर ली। जब हम कर्णन से बात कर रहे थे उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे।
மனைவி பேர் மணிமேகலை. நாங்கள் வந்து 1 ஏக்கர் சொந்த பங்கும் 1 ஏக்கர் லீஸுக்கு சாகுபடி பண்ணிட்டோம். இந்த வருஷம் இந்த காவிரி தண்ணி வராததுனால அது வீணாக போனதுனால பயிர் கருகி இறந்து பயிர் செத்துட்டு, அந்த நேரத்தில் வந்து அந்த மனைவி வந்து வயலை வந்து பார்த்துட்டு வந்து வீட்டில் வந்து புலம்பிட்டு இருந்தது. என்ன இது போல் அப்படி இருக்க, என்ன பண்ணுறது, பொண்ணு கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்குற பொண்ணு இருக்குது, எப்போ கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்குறது என்ன இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்துச்சு. அதை பரவாயில்ல பார்த்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன். इसी दर्द ने तमिलनाडु के किसान को तोड़ दिया, इतना मजबूर कर दिया कि किसान अपने लिए जिंदगी की गुहार लगाने दिल्ली पहुंच गया। अब देश का अन्नदाता जंतर मंतर पर बैठा है। जंतर मंतर पर अपने मुंह में मरा सांप रख के वो जनतंत्र में चुनी हुई सरकारों की डस रही नीतियों का इलाज मांग रहा है। तो तमिलनाडु का किसान अगर जान दे रहा है तो सरकार क्या कर रही है? क्यों तमिलनाडु में मर रहे किसानों को पूरी तरह मदद नहीं मिल रही? क्या है किसान के मौत की असली वजह? एबीपी न्यूज संवाददाता पिंकी राज पुरोहित ने आपके लिए इन सारे सवालों के जवाब भी तलाशे हैं। दो तस्वीरें हैं, एक तस्वीर तमिलनाडु में जान देते किसानों की, दूसरी तस्वीर मरते किसानों को इंसाफ दिलाने के लिए दिल्ली में किसानों के प्रदर्शन की। सवाल ये कि आखिर ऐसे हालात क्यों पैदा हुए, इसकी बड़ी वजह बता रही हैं एबीपी न्यूज संवाददाता पिंकी राज पुरोहित। ना बारिश ना कावेरी का पानी, और यही कारण है कि राइस बाउल ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाने वाले ये तमाम जिले, चाहे तंजावुर की बात करें या तिरुवारूर की या नागपट्टनम की, कावेरी डेल्टा रीजन के तमाम जो जिले हैं वो इस वक्त सूखे से जूझ रहे हैं और किसान हर दिन एक आत्महत्या की खबर देखने को मिल रही है। इस वक्त हम तिरुवारूर जिले में हैं, जो कि वैसे तो डीएमके चीफ एम करुणानिधि का विधानसभा क्षेत्र है, लेकिन यहाँ पर भी सबसे ज्यादा किसानों ने सुसाइड किया है। और कारण यही कि तमिलनाडु जिस तरह से नॉर्थ ईस्ट मानसून यानी उत्तर पूर्व मानसून पर निर्भर करता है, और इस साल ना तो बारिश हुई और ना ही कर्नाटक ने कावेरी का पानी छोड़ा, और यही कारण है कि इन तमाम जिलों में पूरी तरह से फसल बर्बाद हो गई है। इस बात की गवाही देती अब ये तस्वीर देख लीजिए। इस इलाके में जो भी जलाशय हैं वो या तो सूख चुके हैं या फिर सिर्फ उनमें 14% पानी रह गया। अक्टूबर से दिसंबर के बीच में जो उत्तर पूर्व मानसून अब तक यहाँ के किसानों के लिए वरदान होता था, वो ऐसा निराश करके गया कि कावेरी डेल्टा क्षेत्र में 80,000 एकड़ की फसल बर्बाद हो गई। 32 लाख से ज्यादा किसानों पर इसका सीधा असर पड़ा है। कावेरी का पानी है तो खेतों में फसल है, और अगर खेतों में फसल है तो किसानों के लिए अपनी रोजी रोटी है। यही तस्वीर कावेरी डेल्टा के हर क्षेत्र में देखी जा सकती है, लेकिन अफसोस ये कि कावेरी पूरी तरह से सूखी हुई है, क्योंकि ना तो कर्नाटक ने पानी छोड़ा और ना ही यहाँ बारिश हुई। जिस AIADMK की सरकार को यहाँ पर किसानों की मदद करनी थी, वो खुद जयललिता के निधन के बाद सत्ता के संघर्ष में उलझी हुई है। इसीलिए जंतर मंतर पर धरना दे रहे किसानों को मोदी सरकार से उम्मीद है। इनकी 3 बड़ी मांग है। पहली, किसानों का कर्ज माफ हो, दूसरी, कावेरी वाटर मैनेजमेंट बोर्ड बने, और तीसरी, 60 साल से ऊपर के किसानों को हर महीने 5,000 रुपए की पेंशन मिले। लेकिन राज्य सरकार हाथ खड़े कर चुकी है। केंद्र सरकार ने फौरी तौर पर सिर्फ 2,000 करोड़ की मदद की है, जो किसानों को लीलती समस्या के आगे कुछ भी नहीं। इसीलिए किसान अड़े हैं, इसीलिए किसान जंतर मंतर पर बैठे हैं, और उन्हें जंतर मंतर पर बैठाने वाला सिस्टम सिर्फ आश्वासन की खट्टी मीठी गोलियां खिलाने पर तुला है। अब तक 30 लाख से ज्यादा मिस्ड कॉल। घंटी बजाओ। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।